प्यारे बच्चों, +1 क्लास में अपन स्टडी करते हैं फिजिक्स। तो +1 फिजिक्स स्टडी करने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अभी तक 10th क्लास में आप साइंस स्टडी करते आए हो, उसमें बेसिकली आप अलग अलग स्टडी करते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब अपने दो स्ट्रीम है, एक तो मेडिकल और एक नॉन मेडिकल, ये दोनों में ही होगी आपकी फिजिक्स। तो फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले देखो, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले आप भगवान का नाम लेते हैं, गॉड। ठीक है, गॉड को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो पार्ट जो अपने को समझ में आता हो, और एक वो पार्ट जो अपने को समझ में ना आता हो। जो पार्ट अपने को समझ में आता है उस पार्ट को आप ऑर्डिनरी साइंस कहते हैं, ऑर्डिनरी साइंस। और जो पार्ट अपने समझ में नहीं आता उस पार्ट को आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंस कहते हैं। जैसे मोबाइल फोन है, आज से 100 साल पहले अगर कोई ये कहता कि भी क्या इतना दूर बैठ के आप बात कर सकते हैं, भी ऐसे बात करेंगे, भी कोई छोटी सी चीज़ आप कान के लगाएंगे और 100 किलोमीटर दूर बैठे आदमी को भी सुनाई दीजिएगा, तो उस टाइम पे उस चीज़ पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं थी, वो एक हाइपोथेटिकल मॉडल था। तो दैट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आज अपन ने उसको एक्सप्लेन कर दिया तो वो ऑर्डिनरी साइंस बन गया। यानी फिजिक्स, अगर कोई भी नेचर का लॉ जिसे आप एक्सप्लेन कर पाते हैं वो अपन साइंस में स्टडी करते हैं, जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते उसे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंस का नाम देते हैं। जैसे घोस्ट, अगर मैं कहूँ कि भूत होता है, कोई कहेगा होता है, कोई कहेगा नहीं होता, तो कोई कहेगा मैंने देखा भी है जी। अब ये घोस्ट है, इसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाई अभी तक, तो इसको आप क्या नाम देते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंस। जब ये एक्सप्लेन हो जाएगा तो इसे आप ऑर्डिनरी साइंस कहेंगे। तो फिजिक्स, जो साइंस के अंदर कोई भी जो लॉ की फॉर्म में आ जाए वो आप ऑर्डिनरी साइंस में लेते हैं। इस साइंस को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में आप स्टडी करते हैं जीवित चीज़ों को, जैसे बायोलॉजी होगी, बॉटनी होगी, जियोलॉजी होगी, पेड़ पौधों को आप स्टडी करते हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स को आप स्टडी करते हैं, एनिमल ऑर्गन को आप स्टडी करते हैं, वो सारे के सारे आप लाइफ साइंस के अंदर स्टडी करते हैं। और जो फिजिकल साइंस है इनमें अपन नॉन लिविंग चीज़ों को स्टडी करते हैं, जैसे वाटर ऊपर से नीचे गिरता है, जो साल्ट है उसका टेस्ट साल्टी क्यों होता है, या फिर कोई भी केमिकल कैसे बनता है। तो अब मैं धीरे धीरे फिजिक्स की ओर जा रहा हूँ, तो मैं इन लाइनों को छोड़ता जाऊंगा, इधर आता जाऊंगा। तो फिजिकल साइंस को बेसिकली आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अब बात आती है व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में अपन छोटे छोटे पार्टिकल्स के, जैसे एटम हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गए, इनकी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं अपन, और इनकी कंपोजिशन, जैसे मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन, जैसे H2O होगा, H2O में कितने हाइड्रोजन होते हैं, कितने ऑक्सीजन होते हैं, इन टाइप की चीज़ों को अपन केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फिजिक्स के अंदर अपन नेचर को स्टडी करते हैं। स्टार्टिंग में साइंस फिजिक्स का ही पार्ट थी, यानी फिजिक्स ही साइंस थी, क्योंकि नेचर में ह्यूमन बीइंग है, नेचर में ही केमिकल्स है, नेचर में ही सारी कुछ है। तो फिजिक्स को फिर ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसको फिर इसके पार्ट्स कर दिए, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो इसके अंदर अपन स्टडी करते हैं नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। नेचर के अंदर ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, फूसिस से बना है, जिसका मतलब होता है नेचर। और जो साइंस है वो साइंटिया वर्ड से बना है। साइंस वर्ड है दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम साइंटिया, उसका मतलब होता है टू नाउ, जानना। इस साइंस को आप संस्कृत के वो जो संस्कृत के अंदर इसको आप विज्ञान कहते हैं,
एंड उर्दू के अंदर इसको आप इल्म कहते हैं। भी तेरे को इस चीज़ का इल्म है या नहीं है। इल्म का मतलब ज्ञान या विज्ञान। तो साइंस की अगर आप डेफिनेशन देना चाहें तो साइंस को कैसे कहेंगे, एक ऐसा सिस्टेमैटिक नॉलेज, सिस्टेमैटिक नॉलेज, सिस्टेमैटिक नॉलेज, ऐसा सिस्टेमैटिकल नॉलेज जो अपन प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं उसे अपन साइंस कहते हैं। अब फिजिक्स पे वापस आ जाओ। फिजिक्स को आप मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स और एक माइक्रोस्कोपिक। तो जो मैक्रोस्कोपिक जो बड़े पार्टिकल्स को स्टडी करती है उस फिजिक्स को आप क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, और जिसमें आप स्मॉल पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं उसे आप क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स आइंस्टीन से ज़्यादा रिलेटेड है, क्लासिकल फिजिक्स न्यूटन से ज़्यादा रिलेटेड है। इसमें आप मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं, मैक्रोस्कोपिक, और इसमें आप माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को इसमें आप ज़्यादा स्टडी करते हैं। तो ये तो साइज के हिसाब से 2 पार्ट्स हो गए। इस फिजिक्स को न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं, ये आइंस्टीन के ऊपर बेस्ड है। अब अपन फर्दर फिजिक्स की स्कोप देखते हैं कि फिजिक्स के और कौन कौन से पार्ट्स है। तो मैं अब क्लास वाइज ही स्टडी कर रहा हूँ। +1 क्लास में अपन फर्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे, उसे अपन कहते हैं मैकेनिक्स। +1 में स्टार्टिंग में अपन स्टडी करेंगे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर अपन स्टडी करते हैं मोशन ऑफ द बॉडीज, मोशन ऑफ बॉडी। तो मोशन ऑफ बॉडी जिस फिजिक्स के ब्रांच में स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। ये न्यूटन के लॉ पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज। तो मोशन कैसे स्टडी करेंगे, जैसे एक बस है वो 10 किलोमीटर चली इस स्पीड से, फिर उसके बाद ये हुआ वो हुआ, तो बताओ उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई। इस टाइप की चीजें अपन मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। फिर +1 के सेकंड पार्ट में अपन स्टडी करेंगे थर्मोडायनामिक्स। तो बेटा थर्मोडायनामिक फिजिक्स है वो 2 वर्डों से मिलके बनी है, थर्मो एंड डायनामिक्स। यहाँ पे थर्मो का मतलब होता है हीट एंड डायनामिक का मतलब होता है मोशन। तो इस फिजिक्स में आप हीट से रिलेटेड थ्योरी को स्टडी करेंगे कि हीट कैसे फ्लो करती है, कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी जाएगी या हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी जाएगी, हीट इंजन कैसे काम करता है, या फिर रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है। इन चीज़ों को आप इसके अंदर स्टडी करेंगे। फिर +2 के फर्स्ट सेमेस्टर में आप थर्ड फिजिक्स स्टडी करेंगे इलेक्ट्रो डायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी स्टडी करेंगे एंड मैग्नेटिज्म स्टडी करेंगे, और दोनों में रिलेशन। तो इस फिजिक्स को आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स नाम देंगे। फिर बात आता है फोर्थ पार्ट, वो आप ऑप्टिक्स नाम देते हैं। ये फिजिक्स +2 के आप सेकंड पार्ट में स्टडी करेंगे। ऑप्टिक्स के अंदर आप क्या स्टडी करते हैं, ऑप्टिक्स में आप लाइट को स्टडी करेंगे और लाइट से जुड़े हुए और फिनोमिनाओं को स्टडी करेंगे। फिर उसी पार्ट में आप स्टडी करेंगे फिफ्थ सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी गैजेट्स चले हुए हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया या फिर कंप्यूटर हो गया या फिर मेमोरी कार्ड हो गया, वो सारे के सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो उन चीज़ों को आप इस फिजिक्स में स्टडी करते हैं। वैसे और भी कई टाइप है, जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होगी, ये फिर आगे आप फर्दर क्लासेज में स्टडी करेंगे, हायर क्लासेज में। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट की जो कंपेरेबल स्पीड से चलते हैं उनको आप उसमें स्टडी करते हैं, उनको आप छोड़ देते हैं एक बार। आजकल जो फिजिक्स है वो जो जिसके ऊपर ज़्यादा स्टडीज हो रही है वो है नैनो फिजिक्स, जो नैनो मटेरियल पार्टिकल्स के ऊपर बेस्ड होती है। यानी ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज 10⁻⁹ मीटर के आसपास हो, जो आप अपनी आंखों से जो पार्टिकल देख सकते हैं
उसका साइज होता है 10⁻³ मीटर से 10⁻⁻6 मीटर के आसपास। इन पार्टिकल्स को आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे हेयर का साइज हो गया, जो बाल का साइज है अपना, वो 10⁻⁻6 मीटर की ऑलमोस्ट है। या आप कह सकते हो कि पाउडर का एक छोटा सा कण, उसे भी आप देख सकते हैं, पर उससे भी 1000 गुना छोटा पार्टिकल, उस पार्टिकल को आप नैनो पार्टिकल्स कहते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी एक वर्ड सुना होगा आपने आजकल। जैसे नैनो पार्टिकल्स से आप जो इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, जो डिवाइसेस बनाएंगे, वो एक तो बहुत ज़्यादा छोटी साइज़ की होगी और एक उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। जैसे इंटरनेट अभी हाल फिलहाल आप चला रहे हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स पे बेस्ड, अगर नैनो पार्टिकल के बेस पे आप अगर कोई ऐसी डिवाइस बनाते हैं तो उसकी स्पीड गीगाबाइट्स में आएगी, जीबी पर सेकंड में आएगी। जैसे अपने स्किन का साइज है, उसमें से इस रेंज का पार्टिकल अपनी स्किन में से पास नहीं हो सकता, इस रेंज का पार्टिकल अपनी स्किन से पास हो जाता है। जैसे सपोज करो अगर किसी के स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन हो गया यहाँ पे, अब इसे ठीक करना है, तो डॉक्टर हमें क्या सलाह देता है कि जो दवाई है वो आप मुंह से लो, और कितनी 500 mg। अब ये कहाँ जाएगी, ये बॉडी के हर पार्ट में जाएगी और इसके साइड इफेक्ट होंगे। अगर नैनो मेडिसिन बनाई आप, तो यहाँ पे आपने को 1 मिलीग्राम से भी काम चल जाएगा। क्लियर? तो कैंसर वगैरह जो डिजीज है उनमें इसका यूज़ है। अगर अपने को सुपर कंप्यूटर्स बनाने हैं तो उसमें इसका यूज़ है। तो ये तो थे बेसिक पार्ट्स ऑफ फिजिक्स। अब अपन बात कर रहे हैं फिजिक्स का और साइंसेस के साथ क्या कनेक्शन है। जैसे फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है, बायोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, तो इस टाइप से अपन इनको देखते हैं एक बार। तो पहले अपन बात करते हैं कि फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है। फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप केमिकल कंपोजिशंस वगैरह स्टडी करते हैं, तो उनको स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए या और भी कई इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। वो सारे इंस्ट्रूमेंट या एक्सरे टेक्नोलॉजी होगी। एक्सरे को आप यूज करते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल के साइज को चेक करने के लिए। तो ये सारी टेक्नोलॉजी हमें फिजिक्स प्रोवाइड करती है। फिर बात आती है फिजिक्स का बायोलॉजी के साथ क्या कनेक्शन है। फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंदर जो डॉक्टर वगैरह है वो क्या करते हैं, अपने एक्सरे का यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं, एमआरआई का यूज़ करते हैं। तो ये जितनी भी टेक्नोलॉजी जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर होगा, वो सारी के सारे इंस्ट्रूमेंट हमें फिजिक्स प्रोवाइड करती है। तो फिजिक्स इन रिलेशन टू एस्ट्रोलॉजी। फिजिक्स इन रिलेशन टू दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है एस्ट्रोलॉजी, एक होता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब है अंतरिक्ष विज्ञान, जो स्पेस से रिलेटेड है। अब स्पेस में आप क्या भेजना चाहते हैं, सैटेलाइट्स भेजना चाहते हैं, तो सैटेलाइट कौन बनाएगा, फिजिक्स बनाएगी। कब पहुंचेगा, फिजिक्स बताएगी। कहाँ पहुंचेगा, फिजिक्स बताएगी। दूर के स्टार्स वगैरह को, प्लैनेट्स को देखना हो तो हमें टेलीस्कोप चाहिए, वो भी हमें फिजिक्स प्रोवाइड करेगी। अब बात आती है फिजिक्स इन रिलेशन टू, देखो एक तो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, और दूसरा वर्ड होता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब है ज्योतिष विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी अंतरिक्ष विज्ञान। तो अब इसके साथ भी फिजिक्स का कनेक्शन है, ये अपन कभी बाद में स्टडी करेंगे। अब बात आती है फिजिक्स इन रिलेशन विद मैथमेटिक्स। मैथ के साथ फिजिक्स का क्या कनेक्शन होगा, तो देखो फिजिक्स के अंदर आप ऐसे स्टडी करते हैं F = ma। अपने जो इंडियन जो हिस्ट्री के अंदर जितने भी ग्रंथ है वो सारे के सारे एक सॉन्ग की फॉर्म में है, या कह सकते हो कि किसी भी छंद की फॉर्म में है। तो उनके कई मतलब निकलते हैं। जैसे जो अपने संत वगैरह टीवी पे बैठ के एक एक श्लोक के ऊपर एक एक घंटा तक बोलते रहते हैं कि इसमें ये भी कहा था, ये भी कहा था। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता।
फिजिक्स में 2 इंटू 2 4 ही होंगे, 2 इंटू 2 कभी भी 5 नहीं होंगे, 2 इंटू 2 कभी भी 3 नहीं होंगे। क्लियर? तो यानी कहने का मतलब अल्टीमेटली ये है कि लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इज मैथमेटिक्स, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इज मैथमेटिक्स। फिजिक्स की जो भाषा है वो मैथ है, फिजिक्स मैथ की लैंग्वेज में बात करती है। तो फिजिक्स में जितने भी लॉ है वो सारे के सारे ट्रू होंगे। जैसे आगे आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि उसने ये थ्योरी दी थी, उसने ये ला दिया, उसमें ये प्रॉब्लम थी, उसमें ये लिमिटेशन थी। फिजिक्स में ऐसा नहीं है, जो लॉ है या तो वो सही है या वो गलत है। अब बात आती है फिजिक्स का और साइंसों के साथ क्या रिलेशन है, तो वो आप पढ़ सकते हो। बाकी मैं बताता हूँ फिजिक्स का रिलेशन इन सोसाइटी, फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी। सपोज करो कि सोसाइटी से आप फिजिक्स को निकाल लें, तो सोसाइटी में पीछे क्या बचेगा? झोपड़ी बचेगी। ठीक है, कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है, फिजिक्स पे बेस्ड है, टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, जो कुछ भी है, साउंड के जितने इंस्ट्रूमेंट है वो सारे के सारे हमें फिजिक्स प्रोवाइड करती है। तो सोसाइटी को इम्प्रूव करने में फिजिक्स का मेन रोल है। यानी जितनी भी टेक्नोलॉजी वगैरह है, जितने भी जो अपरेटस वगैरह है, वो सारे के सारे फिजिक्स ने सोसाइटी को प्रोवाइड किए हैं। अब फिजिक्स का डेवलपमेंट कैसे होता है? तो सोसाइटी में कोई मांग उठती है, उस मांग को पूरा करने के लिए आप फिजिक्स को डेवलप करते हैं। क्लियर? अब फिजिक्स अगर डेवलप हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो नेक्स्ट अपना है फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है। फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। जैसे अगर मैं ये कहूं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ये एक लॉ है। अगर इसे आप स्टडी कर रहे हैं तो इट इज फिजिक्स। अगर इसके बेस पे आपने सैटेलाइट बना दिया या एरोप्लेन बना दिया, क्योंकि एरोप्लेन है दैट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो जो लॉ है उसे आप स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। और अगर उसके बेस पे कोई डिवाइस बना दी तो दैट इज टेक्नोलॉजी। जैसे अगर आप सेमीकंडक्टर मटेरियल को स्टडी कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कैसे होता है, तो वो फिजिक्स है। अगर इसके बेस्ड पे आपने माइक्रोचिप बना दी टू स्टोर मेमोरी तो वो क्या बन गई? टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर बना दिया तो वो बन गई टेक्नोलॉजी। तो यानी जो थ्योरी है दैट इज फिजिक्स और उस पे जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज टेक्नोलॉजी। तो आप कह सकते हैं फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आर टू साइड्स ऑफ ए कॉइन। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी है वो एक सिक्के के दो पहलू है। इसके बाद बात आती है कि फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन सी है नेचर में। यानी नेचर में वैसे तो बहुत सी फोर्सेस है, जैसे आप फ्रिक्शनल फोर्स स्टडी करेंगे, कंजर्व, और भी कई टाइप की फोर्सेस है, पर जो मेन फोर्स है, जो जिनके बेस पे सारी फोर्सेस है, उन फोर्स को आप फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं। और आपने देखा होगा कि अगर आपके पास प्रदीप की बुक है तो उसके ऊपर लिखा हुआ है फंडामेंटल फिजिक्स, यानी जो बेसिक है। तो बेसिक फोर्सेस को आप फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं। और इसमें फर्स्ट फोर्स आती है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये सबसे पहली फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। और आपको पता है कि न्यूटन ने इसके बारे में बताया था। उसने देखा था कि कोई सेब है वो नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तो इस बेस पे उसने एक लॉ दिया, उसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं। सपोज करो कि देयर आर टू मास
m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस। तो ये देखा गया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी इन दोनों मास के बीच में जो फोर्स है वो उतनी ही ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा इन बॉडीज का मास होगा, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। अब यहाँ पे एक मैंने वर्ड यूज किया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली का मतलब होता है ये बढ़ेंगे तो ये बढ़ेगा, क्लियर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये बढ़ेंगे तो ये बढ़ेगा, यानी ये जितने ज़्यादा होंगे फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी। अब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर इन दोनों में डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स है वो कम होगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर अपन कंबाइन करें तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इन टॉपिक्स के नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, मैंने वो उनका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये जो फोर्स है इस फोर्स को आप कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसे थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। जैसे सारे प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो सन का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, प्लेनेट्स है वो उनको ये खींच के रखता है, इसके कारण वो इससे दूर नहीं जाते, इसके पास ही रहते हैं, क्लियर। तो ये मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पे ज़्यादा लगती है। अब इसकी प्रॉपर्टीज को आप स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज को स्टडी करने से पहले इसको थोड़ा सा और देखो। जैसे ये सपोज करो कि आप ही हो और ये यहाँ पे सन है, ये सैचुरन है, ये जुपिटर है, ये मून है, ये नेपच्यून है, ये यूरेनस, यानी सारे प्लैनेट्स। अब ये प्लैनेट्स अगर इनका मास है और आपका भी कुछ मास है तो इन प्लैनेट्स की भी आपके ऊपर अट्रैक्शन होगी। एवरी प्लैनेट विल अट्रैक्ट यू और रिपेल यू, ज़्यादा मोस्टली इनकी अट्रैक्शन होगी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हर प्लेनेट की अट्रैक्शन अपनी बॉडी पे फील होती है। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड छोड़ा था फिजिक्स का, वो था एस्ट्रोलॉजी। आप इसमें जाएंगे नहीं, पर एस्ट्रोलॉजी का बेसिक यही ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब पंडित अपने को कहते हैं कि भी तेरे तो मून की दशा चल रही है, तेरे तो शनि की 7.5 चल रही है, सूर्य तेरी राशि में अच्छा नहीं है, मतलब उन प्लैनेट्स की अट्रैक्शन या जो उनका बैड इफेक्ट है वो आप इस फिजिक्स में स्टडी करते हैं। तो ये भी एक अपनी पुरानी साइंस है जिसको आजकल आप निगलेक्ट करके चलते हैं। अब अपन बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। दूसरी फोर्स, दूसरी डेफिनेशन, ये लॉन्ग रेंज तक काम करती है, मतलब डिस्टेंस जब इनफाइनाइट होगी तो ये फोर्स जीरो होती है, मतलब ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। और ऐसी फोर्स जो 1/r² के ऊपर डिपेंड करती हो उस फोर्स को आप इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स। और एक चीज और, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ये स्ट्रेट लाइन में चलती है, इसलिए इस फोर्स को आप कंजर्वेटिव फोर्स भी कहते हैं। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है। फिफ्थ पॉइंट पे आप इसका नाम देंगे कि इसका जो फील्ड पार्टिकल है वो ग्रेविटॉन है, एक ये एलिमेंट्री पार्टिकल है ग्रेविटॉन, उसके कारण ये फोर्स नेचर में एग्जिस्ट करती है। सिक्स्थ पॉइंट कि ये नेचर में वीकेस्ट फोर्स है, यानी इसकी अट्रैक्शन या रिपल्सन है वो नेचर में सबसे कम होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स के और भी पॉइंट्स है, उनको आप स्टडी करके देखना। ये बेसिक पॉइंट्स थे। इसके बाद बात आती है सेकंड फंडामेंटल फोर्स एंड दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इस फोर्स को आप कूलम्स फोर्स भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या कूलम्स फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसमें कूलम्स ने कहा, अब देखो न्यूटन्स लॉ की थोड़ी बहुत कॉपी सी है ये, इसमें दो चार्जेस होते हैं, एक इनमें डिस्टेंस होगी तो फोर्स है वो उतनी ज़्यादा होगी
जितने ज़्यादा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होंगे, फोर्स है वो उतनी ही कम होगी। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी, कंबाइन करोगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? इनमें कांस्टेंट क्या आते हैं, उनकी वैल्यू क्या है, वो आप आगे जब ये टॉपिक आएंगे तब आप इनको देखेंगे। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे 10th में आपने देखा था कि जब दो पॉजिटिव चार्ज हो तो उनमें रिपल्सन होती है, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो उनमें अट्रैक्शन होती है। यानी ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। तो इसकी प्रॉपर्टीज में आप फर्स्ट पॉइंट कहेंगे कि इट में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स होगी, क्योंकि जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है वो फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। अपन ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों को ही मैक्रोस्कोपिक फोर्स भी कहते हैं। वैसे जो रियल में मैक्रोस्कोपिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को भी अपन मैक्रोस्कोपिक फोर्स ही मान के चलते हैं। तो ये कंजर्वेटिव भी होती है। इसका जो फील्ड पार्टिकल होता है वो फोटोन होता है, ठीक है, और ये वीक नहीं होती भी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। तो इसका 6th पॉइंट जो बनेगा आपका वो बनेगा कि इट इज 10⁻36 टाइम स्ट्रोंगर देन, क्योंकि कभी फील किया होगा कि जब करंट लगता है तो धीरे नहीं होती वो फोर्स, बहुत फास्ट होती है। तो 10⁻36 टाइम स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इन शॉर्ट अपन थर्ड फोर्स की बात करते हैं, दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियस के अंदर, जैसे अगर कोई एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में अभी तक आपने पढ़ा है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इनको भी तोड़ सकते हैं आप। तो इनको तोड़ते हैं तो बनते हैं लेप्टॉन, बायरॉन, पायरॉन, मिजियन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। तो इनके कई पार्ट्स बनते हैं। उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होती है दैट इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये फोर्स है, ये 10⁻25 टाइम स्ट्रोंगर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। अब इसमें मैंने कोई थ्योरी तो बताई नहीं आपको, यानी इसका कोई एक्सप्रेशन तो है नहीं, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करती। शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, माइक्रोस्कोपिक फोर्स होती है। क्यों? छोटे पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई होगी। नेक्स्ट फोर्स है जो दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, उसे आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, यानी इलेक्ट्रिक करंट से भी 100 गुना ज़्यादा, यानी 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। 10⁸ टाइम स्ट्रॉन्गर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये शॉर्ट रेंज फोर्स होगी, ठीक है। और आप कह सकते हो कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करेगी, माइक्रोस्कोपिक फोर्स होगी। इस टाइप से आप इसको स्टडी कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती क्या है, तो देखो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बाउंड करके रखती है उस फोर्स को आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इनको आपको पढ़ के देखना है। ये था जस्ट आपका इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। और एक चीज़ और, अब फ़ोन को है ना एक बार सीधा करके देखो। जब फ़ोन को सीधा करोगे तो नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, अब उसे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अब बेल आइकन को दबाओ और मुझे कमेंट में बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।